नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज वाराणसी से बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई। शिवलिंग की पूजा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग, ज्ञानवापी में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग। वादी किरण सिंह की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। सिविल जज डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी और ऐसे में आज सुनवाई हो सकती है। बड़ा फैसला आने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो देखिए, वादी किरण सिंह की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, जहां पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दे जा चुकी हैं। जहां इस पूरी याचिका में जहां एक तरफ इजाजत मांगी गई है पूजा की, तो वहीं दूसरी तरफ खास समुदाय का यानी कि मुस्लिम समुदाय का आना वर्जित रहे इस परिसर में, इसको लेकर भी ये मांग है। क्योंकि देखिए, लगातार शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, तो वहीं मुस्लिम पक्ष लगातार से फव्वारा बता रहा है। और इसी बीच देखिए, दोनों दलीलें पेश की गई हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जानकारी? देखिए, आज महत्वपूर्ण फैसले पर आज सुनवाई पर फैसला आ सकता है। दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दे दी जा चुकी हैं। क्या कुछ आज होने की संभावना? देखिए, यदि ज्ञानवापी प्रकरण की बात करें तो आज दो मुकदमों पर सुनवाई होनी है। एक मुकदमा जिसमें किरण सिंह वादी हैं, उनका ये कहना है कि इस परिसर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए और साथ ही साथ पूजन अर्चन का दिया जाए अधिकार उन्हें, या ये कहा जाए कि हिंदुओं को अधिकार दिया जाए। सबसे बड़ी बात इस पहलू में ये है कि यदि पीछे की घटनाओं को देखें तो पीछे ये हुआ था कि मुस्लिम पक्ष ने इस पे आपत्ति दर्ज की थी। आपत्ति दर्ज करने के बाद हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा था और उसके बाद आज की जो घड़ी है, जो 2 बजे के बाद आने वाली है, वो ये घड़ी होगी कि महेंद्र पांडे के कोर्ट, या ये कहा जाए कि सिविल फास्ट ट्रैक के सिविल डिवीजन के इस कोर्ट द्वारा एक फैसला सुनाई जाएगी और ये कहा जाए, बताया जाएगा कि आखिर इस पे क्या निर्णय न्यायालय दे रहा है, क्या निर्णय या क्या नजरिया न्यायालय का रहता है। दूसरे मामले की यदि बात करें तो दूसरा मामला निश्चित तौर पे भी खास है। वो ये है कि पोषिता के आधार पर, या ये कहा जाए कि पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष द्वारा कोर्ट गया था, वहां से ये रूलिंग दी गई कि नहीं, बनारस में इस मुकदमे को सुना जा सकता है। पोषिता पे आधारित ये है कि क्या ये 7/11 के तहत इस मुकदमे को सुनने का अधिकार है कि नहीं है। ये जिला जज के कोर्ट में मामला है, इस पे भी आज फैसला आना है। देखना ये होगा कि दोनों फैसले जो 2 बजे के बाद आने को है, उनमें न्यायालय का नजरिया क्या होता है, नंबर 1। नंबर 2, आखिर किसके पक्ष में, हिंदू पक्ष में, मुस्लिम पक्ष में, किसके पक्ष में ये फैसला जाता है। ऐसे जिसके भी पक्ष में फैसला जाए, निश्चित तौर पे अभी ये लोअर कोर्ट का मामला है, ये हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट की भी नंबर है, तो कहा जा सकता है कि अभी जो ये मामले हैं अभी ज्यों की त्यों चलते रहेंगे और अभी इसमें थोड़े इंतजार की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल। और फिलहाल संतोष, में बात करूं कि देखिए, इससे पहले जब सुनवाई हुई तो क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही हैं और उसके अनुसार अगर कंपेयर किया जाए तो क्या संभावना बनी हुई है? देखिए, पहले 7/11 की बात कर लें तो 7/11 के में सबसे बड़ी बात ये आई थी कि मुस्लिम पक्षों ने आपत्ति ये की थी कि ये वर्क कोर्ट की संपत्ति है, नंबर 1, और नंबर 2, ये अधिकार इस कोर्ट को, यानी जिला कोर्ट को, वाराणसी कोर्ट को सुनने का नहीं है, जिसपे इन्होंने एक स्टे लगाई थी। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि इसको सुना जा सकता है। पोषिता कहा जाता है आम भाषा में, जिसे ये कहा जा सकता है कि क्या ये सिक्वेंस में आता है कि नहीं आता है केस, तो उसको सुनने की बात है। और दूसरी बात यदि की जाए तो उसमें खारिज होने के बाद फिर से जिला जज के कार्यालय में इस कोर्ट को ट्रांसफर किया गया था और जिला जज पूरे मामले को अपनी नजर से, या ये कहा जाए कि सुनवाई कर रहे हैं। दूसरे यदि लिखा है, वादी किरण सिंह की बात की जाए, वादी किरण सिंह ने एक पिछले जो एक आपत्ति दर्ज कराई थी, वो तब का दिन था जब कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, कोर्ट कमिश्नर ने कार्रवाई की थी और वहां पे एक फौहारा नुमा, जो मुस्लिम पक्ष कहते हैं जबकि हिंदू पक्ष कहते हैं, कि एक शिवलिंग के दर्शन हुए थे या वहां पे प्राप्त हुए थे। समझा जा सकता है इसके पास दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और दलील पेश करके उस जगह को संरक्षित करा दिया गया। संरक्षित इसलिए कराया गया कि चूंकि वो वजू खाना था और वजू खाने के बाद लोग अपना हाथ और पैर धुआ करते थे, लिहाजा हिंदू पक्ष का ये कहना था कि निश्चित तौर पर ये हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ आहत करने जैसी घटना है, लिहाजा इसे रोक लगाना चाहे। कोर्ट ने इस पे अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए इस जगह को संरक्षित कर दिया।
अब जो इस मामले में आगे है वो ये कि मुस्लिम पक्ष ने यह आपत्ति की थी कि चूंकि ये धार्मिक स्थल है, जिसका सबूत लगभग ये लोग नहीं प्रस्तुत कर पाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो होती है, देखिए न्यायालयी भाषा की यदि बात किया जाए तो सबसे बड़ा जो पक्ष होता है वो पक्ष होता है कि मौजूदा स्थिति, या ये कहा जाए कि जमीनी हालात, जो मकान नंबर होते हैं, जो इलाट नंबर होते हैं, या शहरी या तहसील से जिनकी नंबरिंग होती है, उस नंबरिंग में यहाँ पे मंदिर मौजूद दिखाया गया है। ये हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात और जीत का एक कारण भी बन सकता है। दूसरी ओर कोर्ट कमिश्नर की जब कार्रवाई हुई थी तो मंदिर परिसर में, इस विवादित परिसर में निश्चित तौर पे तमाम ऐसे प्रतीक मिले थे जो हिंदू धर्मावली से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शंख हो, चाहे वो स्वास्तिक के निशान हो, चाहे वो त्रिशूल के निशान हो, वो सब निशानों की निशानदेही निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष को मजबूत करता है। अब रहा मुस्लिम पक्ष का या दूसरे पक्ष का ये तर्क है कि ये चूंकि हमारा संपत्ति है, हम यहाँ पे वर्षों वर्ष से नमाज पढ़ते आए हैं और ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज पे ये स्टैंड कर रहे हैं, जिस चीज पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वक्फ बोर्ड इस पूरी संपत्ति को न तो अपना रकबा दिखा पाया, न तो अपनी कागज पेश कर पाई। समझा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष यहाँ पे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, लेकिन कुल मिला के यदि देखा जाए तो कोर्ट के न्यायालय तो ये दलीलें जो है दी गई हैं। और संतोष, देखिए इंतजार रहेगा कि दोपहर 2 बजे के बाद किस तरीके से फैसला सामने आता है। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे बिजनौर से अब खबर, जहां शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लग गई। जहां आग लगने से दुकान में रखे जनरेटर के पार्ट्स जलकर राख हो गए, तो आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। थाना नूरपुर के धामपुर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अपडेट लेते हैं, संवाददाता फैजल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैजल, क्या जानकारी, देखिए कैसे ये पूरी आग लगी है और इस वजह से कितने का नुकसान का अनुमान वहां पर जताया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी है और जनरेटर के जो कीमती पार्ट्स थे वो सब जल के राख हो गए हैं। अगर बात की जाए नुकसान की तो लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। काफी प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया गया। अगर बात की जाए जांच की तो अग्निशमन विभाग जो साफ कह रहा है कि जांच के बाद जो भी मुनाफा उसको दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, उसको करा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, जो पूरा नुकसान हुआ है, क्या इसके आसपास का क्या पूरा एरिया था जहां पर आग लगी है? देखिए, अगर बात की जाए आसपास के एरिया की तो जो आसपास के एरिया की दुकानें थोड़ा नजदीक नहीं थी, दूरी थे, इसी कारण बस धुआं के आसपास धुआं तो हुआ है, काली दुकान हो चुकी है, लेकिन नुकसान किसी का नहीं हुआ। इस दुकान का पूरा नुकसान हुआ है। अब नुकसान सुबह जैसे सवेरे जांच बैठेगी, जांच बैठने के बाद पता चल पाएगा कि किस किस दुकानों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फैजल आपका। तो देखिए, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि जनरेटर के पार्ट्स भी थे। और देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण ये आग लगी उस दौरान की है, जब आग इस कदर थी कि इसको बुझा पाने में काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं और उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है, देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी है। और फिलहाल दुकान में जो सामान था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। बिजनौर से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जो है जताया जा रहा है। फिलहाल राहत ये रही कि आसपास के जो दुकानें थी वो काफ़ी थोड़ा दूर थी, इस वजह से दूसरी दुकानों में आग नहीं पकड़ी। गाजियाबाद से अब खबर, जहां जंजीर से लटकाकर कुत्ते की बेरहमी से पिटाई की गई। जहां कुत्ते को जंजीर से लटकाकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 3 युवक कुत्ते की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कुछ महीने पुराना बताया जा रहा है वीडियो। जांच जारी है। लोनी क्षेत्र के ट्रॉनिका सिटी के इलायचीपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, कुत्ते को लटकाकर किस तरीके से बेरहमी के साथ बेबोलते जानवर को इस कदर पीटा जा रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, देखिए बेबोलते जानवर को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा इंसानियत और क्या खत्म होगी? उदाहरण देखिए सामने है, क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? देखिए, ये बेहद गंभीर और बिल्कुल एकदम हिला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि ट्रोनिका सिटी इलाके का ये मामला है, जहां पर एक युवक जो है वो एक जो कुत्ता है, जो डॉग है, उसको काफी बुरी तरीके से जंजीर से लटका कर मार रहा है। हालांकि
तो जांचने पर पता चला है, ये वीडियो थोड़ा पुराना है, कुछ महीने पुराना, लेकिन जिस तरीके की ये घटना है वो बेहद हृदय विदारक है और जो दिल है उसको झकझोरने वाली है। तो अभी फिलहाल जो है वो पुलिस इस बात का तस्दीक कर रही है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसने इस तरीके का जो कृत्य है वो किया है, क्योंकि जितने भी पशु प्रेमी लोग हैं या संस्थाएं हैं वो सभी इस वीडियो के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। तो फिलहाल पुलिस जो है इस वीडियो की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। उसके बाद इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर इस युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इस पीट के बाद कुत्ते की मौत हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और इस पूरी जांच के बाद ही इस युवक पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, और कार्रवाई होनी चाहिए यादराम। देखिए, इस पूरे मामले पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरठ से अब खबर, जहां BSP नेता हाजी याकूब पर गैंगस्टर केस का मामला। हाजी याकूब कुरैशी के 2 करीबियों की गिरफ्तारी। गैंगस्टर में वांछित मुजीब को भाई के साथ किया गया है गिरफ्तार। हाजी याकूब की अवैध फैक्ट्री में मैनेजर था मुजीब। दोनों भाई कई आपराधिक मामलों में शामिल भी थे। अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, गैंगस्टर में वांछित मुजीब को भाई के साथ गिरफ्तार किया गया, बड़ी सफलता। क्या कुछ राज आगे खुलेंगे इस गिरफ्तारी के बाद? जी उन्नति है, हाजी याकूब कुरैशी जो पूर्व हज मंत्री हैं, बसपा सरकार के कद्दावर नेता हैं, गैंगस्टर लगने के बाद पुलिस हरकत पर आई है और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, अभी पुलिस ने 7 लोगों पर गैंगस्टर लगाई थी, जिसमें मुजीब जो मैनेजर है, जो याकूब कुरैशी की अवैध रूप से मीट पैकेजिंग फैक्ट्री चल रही थी उसमें मैनेजर था, उसको गिरफ्तार किया है। साथ ही जो और लोग हैं उनकी पुलिस लगातार दबिश दे रही है, तलाश कर रही है। लगातार देखा जाए तो याकूब कुरैशी, तो देखिए, बड़ा ये पूरा मामला है, गिरफ्तारी भी बड़ी है और क्या कुछ आगे कबूला जाता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे खबरों के सिलसिले में, कानपुर से अब खबर, जहां धार्मिक आयोजन की आड़ में अश्लील डांस, जहां धनुष भंग जैसे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील ठुमके लगाए गए। देर रात तक चलता रहा बार वालाओं का अश्लील डांस। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है अश्लील डांस का। दादानगर के नहर कोठी में किया गया था आयोजन। तो देखिए, देर रात तक बार वालाओं का डांस चल रहा था। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। मेरा सजना संवरना है किस काम का, माला जपते हो तुम औरों के नाम का। हापुड़ से अब खबर, जहां हापुड़ का शहर हो या गांव, सभी जगह बुखार ने अपना कहर बरपा रखा है और रोजाना बुखार से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ताजा मामला हापुड़ जिले के ग्राम औरंगाबाद का है, जहां पिछले 1 हफ्ते में बुखार की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया है। 5 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। हापुड़ CMO सुनील त्यागी ने डॉक्टरों के साथ और डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर औरंगाबाद समेत उसके नजदीकी गांव मतनौरा में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की जांच कराई है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई भी विभाग किसी घटना होने के बाद ही क्यों नींद से जागता है? अगर स्वास्थ्य विभाग पहले से तेजी दिखाता तो शायद ये मौतें नहीं हुई होती। हापुड़ का गांव ये औरंगाबाद है और यहाँ 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। बताया जा रहा है CMO ने जहाँ एक डेंगू से मौत की पुष्टि की है। यहाँ इसी गांव में हापुड़ जो विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं। बात करते हैं, ज़्यादा जानकारी लेते हैं विधायक जी से। जी विधायक जी, न्यूज़ इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाँव में क्या स्थिति है? नहीं, गाँव में मौत हुई है और मेरी सुबह CMO से बात हुई थी। आज CMO ने यहाँ पे और कई गांव में कैंप अलग अलग लगाए हैं और ये बताया कि डेंगू से ही मौत हुई है और उसके लिए अधिकारियों से उनसे बात करिए कि भाई ये क्योंकि सरकार स्वास्थ्य के बारे में या सफाई के बारे में प्राथमिकता है हमारे माननीय उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की, और इसमें बात हुई है। उनसे कहा ऐसी अब आइंदा अगर कुछ ढील रही भी है तो वो ढील नहीं रहेगी। स्वास्थ्य अधिकारी कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खमियाजा लोगों को जान देकर भुगतना पड़ रहा है। यहाँ हापुड़ की बात की जाए तो 5 लोग मौतें हो चुकी हैं और ये जो काम अब करना चाहिए था, इन्हें पहले ही कर देना चाहिए था। अगर ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसकी जाँच कराई जाएगी और आगे के लिए ऐसा नहीं होगा। विधायक जी, क्या स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है क्या आगे और गाँवों में और जिले के और गाँवों में भी? मैंने सभी गांवों के लिए उनसे कहा कि जगह जगह कैंप लगा करके
और इसका ये डेंगू हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, इस समस्या का समाधान करें। जी, कहीं ना कहीं जो गढ़ विधायक हैं इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लापरवाह अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ वन इंडिया के लिए मोहम्मद ताहिर, हापुड़। हमारे यहाँ के ना कोई आया है, प्रधान ने कई बार इनके लिए कहा गया है, और योगी जी ने योजना बढ़ा दे वहाँ कागज में, वो तो कर रहे हैं अपना काम वहाँ, लेकिन धरती पे कुछ नहीं हो रहा। बुखार से कितने लोग बुखार में 5 लोग मर चुके, और कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 200 आदमी मतलब बेकार हैं यहाँ। 6 तारीख में उन्हें हल्का पेट में दर्द था और उनको फीवर हुआ, तो हम जो मेरा भाई है उनका पति मृतका का, वो उनको जो स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए और जो पेशेंट था उसको आराम भी हुआ। लेकिन रात के समय में उनको एक हल्की सी उल्टी लगभग 4 बजे के आसपास हुई, तो उसके बाद सुबह के वक्त फिर वो उसको मेरठ ले गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर अशोक गर्ग जी के पास मेरठ। वहाँ उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी थे मेरे जो। तो उसके बाद जब रिपोर्ट हुई तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो एंटीबॉडीज़ बॉडी में बिल्कुल भी नहीं बन पा रही हैं, तो हम देखते हैं। ट्रीटमेंट दिया गया लेकिन बॉडी ने रेस्पॉन्ड नहीं करा और तबीयत बिगड़ते चले गई और स्थिति जो है ख़राब हो गई और उनको हल्की उल्टी हुई। उल्टी में थोड़े ब्लड के कुछ था पार्ट्स। लोगों की तो मौत हो चुकी है और करीब 150 अभी बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जब आई है, जब अखबार में प्रधान जी ने वो लगवाई है, स्वास्थ्य विभाग को कई बार लेटर दिए, जब वो कल आई है टीम, और आज CMO आया। नहीं तो यहाँ कोई भी अधिकारी झांकने के लिए तैयार नहीं है। अकेला प्रधान गांव में क्या करेगा। ये वायरल फीवर है जी। कब से हुआ था बुखार? ये मुझे है जी 5-6 दिन से। अब कैसी तबीयत है? अब नॉर्मल है थोड़ी। क्या किससे इलाज कराया था आपने? मैंने जी किठौर में, कस्बा किठौर है हमारे पास में, वहाँ पे इलाज कराया था। ऐसा है जी 19 तारीख से लेकर के और आज तक हमारे गांव में 6 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक वृद्ध महिला थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी अब बड़ी खबर, जहां आज डिंपल यादव दाखिल करेंगी पर्चा, जहां दोपहर 1 से लेकर 2 बजे के बीच नामांकन करेंगी। सैफई में मुहूर्त निकलवाने के बाद तय की गई है नामांकन की तिथि। नामांकन में अखिलेश यादव समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। शिवपाल यादव भी नामांकन में शामिल हो सकते हैं, तो वहीं रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मैनपुरी में उपचुनाव होना है। नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और इसके बाद देखिए उपचुनाव हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैनपुरी के रण में डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आज वो नामांकन दाखिल करेंगी। और इस दौरान उनके साथ तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज मौजूद रहेंगे, पूरा परिवार के कई अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। शिवपाल यादव भी मौजूद रह सकते हैं, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं परिवार की एकजुटता दिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है इस नामांकन के माध्यम से, और पूरी तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से कर ली गई है इस सीट पर अपना दबदबा जमाए रहने के लिए। तो देखिए मुलायम सिंह की समाधि स्थल पहुंचे डिंपल यादव। ये बड़ी अपडेट, नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। डिंपल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, यानी कि मुलायम सिंह यादव की बहू, जो कि मैदान में उतर रही हैं। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल वो पहुंची और उसके बाद उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की नेताजी को, और इसके बाद वो नामांकन के लिए निकलेंगे। देखिए नामांकन से पहले ही उन्होंने नेताजी को याद किया है, उनका आशीर्वाद दिया है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और इसके बाद करीब बताया जा रहा है 1 से लेकर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिस बीच डिंपल यादव मैनपुरी उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और चलिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, देखिए किस तरीके से मैनपुरी का नामांकन दायर करने से पहले डिंपल यादव पहुंची हैं और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है नेताजी को। इसके बाद आज वो नामांकन दाखिल करेंगी, मौके पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आज 1:05 में डिंपल यादव अपना नॉमिनेशन करेंगी, लेकिन नॉमिनेशन से पहले अपने ससुर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंची हैं उनसे आशीर्वाद लेने। ये बड़ा दिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि सैफई परिवार की बहू आज जो है अपने ससुर की विरासत को आगे बढ़ाएगी और मैनपुरी की उस सीट से, मैनपुरी को कहा जाता है कि मैनपुरी का मतलब है सैफई और सैफई का मतलब है मैनपुरी, यानी सीधे तौर पर मैनपुरी की पहचान ही मुलायम सिंह यादव के तौर पर होती है। और यह पहला चुनाव होने जा रहा है जब बगैर मुलायम सिंह यादव के समाजवादी पार्टी मैनपुरी के सियासी समर में उतरने जा रही है। ऐसे में यह सबसे ज्यादा अहम है। हम बात करेंगे यहाँ पर, मैं इस समय मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय में हूँ। एक चीज ये बताइए, किस तरीके से आज का जो पूरा आज जो नामांकन है, अभी इस वक्त जो डिंपल जी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल पर पहुंची हुई हैं उनका आशीर्वाद लेने, कितना बड़ा दिन है? डिंपल जी पूर्णतः सादगी भरे माहौल में अपना नामांकन दाखिल करेंगी और इस चुनाव में नेताजी अमर रहे के नारे के अलावा कोई फूलमाला नहीं, कोई शॉल नहीं, कोई स्वागत नहीं, सिर्फ नेताजी के नाम पर ये चुनाव है। और जीत जो होगी चुनाव में वो नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, ये पहला मौका है जब नेताजी की गैर मौजूदगी में ये पूरा चुनाव हो रहा है। आप लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वो जो सिंपैथी का वोट बैंक है, वो जो विरासत का वोट बैंक है, वो आपके पास आए, लेकिन बीजेपी भी इस बार पुरजोर तरीके से कोशिश करेगी इस मैदान को जीतने के लिए। किस तरह से तैयारियां आप लोग कर रहे हैं? हमें दूसरों की तैयारियों के बारे में ध्यान नहीं देना है। हमेशा की तरह मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और अब तो और ज़्यादा ही साथ है, चूँकि नेताजी हम सबके बीच में नहीं है तो निश्चित रूप से जनभावनाएं हमारी तरफ ज़्यादा है। अच्छा, क्या लगता है किस तरीके से जो है, क्योंकि डिंपल जी अब प्रत्याशी यहाँ पर हो गई हैं, परिवार को एक करने की कोशिश लगातार की जा रही कि सारे लोग एक साथ एक जगह पर दिखाई दें, आज क्या वो परिवार में एका दिखाई देगी? हमसे आप चुनाव के संबंध में बात करें, जनता के संबंध में बात करें, उलझाने वाले सवाल ना पूछें। नहीं क्यों, आखिर मतलब परिवार सारे। अच्छा, आप लोग बहुत पहले से यहाँ से जो है जुड़े रहे हैं, मैनपुरी की सियासत को देखते रहे, बगैर नेताजी के पहला चुनाव हो रहा है, ये कितना बड़ा मौका है? सही है, देखिए ऐसा है, चुनाव है और नेताजी के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोग को क्या चुनाव में किस तरह से, क्या कोई प्रतिद्वंदिता देखते हैं क्या बाबूजी आप? जहाँ तक मैनपुरी जनपद का सवाल है, लंबे समय से लोहिया के ज़माने से लेकर के अब तक माननीय नेताजी और तमाम लोगों के विचारों से ओतप्रोत होकर के एक समाजवादी गढ़ के रूप में इसको स्थापित किया है। इस गढ़ को तोड़ना आसान बात नहीं है। हम सारे के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के उस संकल्प को दोहराने का प्रयास करेंगे जिससे कि ये हमारा गढ़ सुरक्षित बना रहे। तब नेताजी थे, अब नेताजी नहीं हैं, उनके न रहने का कोई जो है कमजोरी दिखाई देती है पार्टी में? नेताजी के जाने के बाद मानसिक रूप से हम लोग कुछ दिन अवाक से रहे, लेकिन उनके जाने के बाद ये विरासत की सीट है, तेजी के साथ उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग यह दिखा करके देंगे कि अधिकाधिक संख्या में अपने प्रत्याशी को जिताने का कार्य करें। बिल्कुल, तो आप देखिए, अगर हम मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी पूरी तरीके से तैयार दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेताजी की राजनीतिक विरासत है। आप देखिए, शुरुआत से जब से सियासी मैदान में जो है नेताजी ने कदम रखा, उसके बाद इस मैनपुरी की अपनी एक अलग भूमिका थी। 26 साल अपराजय यहाँ पर जो है मैनपुरी में जो सियासत थी वो अपराजय थी। नेताजी के नाम पर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा जाता था, उन्हें कोई हरा पाने वाला नहीं था। उनके नाम पर वो फिर चाहे धर्मेंद्र यादव रहे हो, तेज प्रताप यादव रहे हो, इन सब लोगों ने यहाँ पर जो है आकर के जो है चुनाव जीता जो है। लेकिन आज नेताजी की गैर मौजूदगी में पहला चुनाव हो रहा है और उनकी बहू उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, तो जाहिर तौर पर चुनौती बड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है कि नेताजी के ना होने के बाद वो जो सिंपैथी बिल्कुल, और देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से वहाँ लोगों की प्रतिक्रिया सुनने को मिली, यही लग रहा है कि सभी कहीं ना कहीं नेताजी के लिए इस उपचुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं और ऐसे में नेताजी की
थी, वो जो संकल्प थे, जो जिम्मेदारियां थी, जो विरासत है, उसको किस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे ले जाती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।